न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये दो प्रकार के होते हैं, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, और दोनों को हम लोग अलग अलग आज पढ़ेंगे। पहले हम लोग SN2 रिएक्शन देखते हैं। SN2 रिएक्शन का पहले अर्थ हम लोग समझेंगे। द्विअणुक का मतलब क्या होगा? ये जो 2 लगा हुआ है ये बता रहा है कि जब कोई नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी तो उस अभिक्रिया को जो दर होगा उसमें दोनों अणु का अर्थ क्या होता है? दोनों अणु का अर्थ ये है कि आप जिस अभिकारक को इस्तेमाल किए हैं दैट इज़ हेलोएल्केन, और जो अभिकर्मक जिसको हम नाभिक रागी कह रहे हैं, ये दोनों अणु की सांद्रता उस अभिक्रिया के दर पर निर्भर करती है। तो ऐसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारक और अभिकर्मक दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है उसे हम द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि द्विअणुक का अर्थ क्या है। मतलब हम ये इसको दूसरे शब्दों में ये कहें कि अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता या उसकी जो अमाउंट है उसको चेंज करें तो दर बदल जाएगी, अभिक्रिया का जो रेट्स है वो चेंज हो जाएगा। उसी तरह हम अगर हेलोएल्केन के जो सांद्रता है उसमें चेंजिंग करेंगे तो भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का दर बदल जाएगा। आइए हम लोग समझते हैं कि इसकी क्रियाविधि क्या होती है। क्रियाविधि का पहले अर्थ समझें आप लोग। क्रियाविधि का मतलब ये होता है कि जब कोई भी आक्रमणकारी नाभिक रागी अभिकारक पर आक्रमण करता है तो वह अपने किस परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को देता है और कहाँ पर बॉन्ड बनाता है, ठीक है, या हम ये कहें कि कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड टूटता है, इन सभी घटनाओं को हम क्रियाविधि कहते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं। तो SN2 समझने के लिए आप लोग इस मैकेनिज्म को आप देखिए। इसमें आपको ये समझना होगा कि ये मेथिल क्लोराइड है जो कि चतुष्फलकीय संरचना में है, और ये इसका विन्यास है। जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही होगी वो बता रहा है कि वो इस कॉपी से जिस पेज पर ये बनाया गया है वो हाइड्रोजन उससे दूर है, डॉटेड हाइड्रोजन, और गाढ़ी जो लाइन है वो बता रहा है कि ये हमारे सामने है, हमारे आँख के सामने है। अर्थात हम ये कहें कि ये जो 3 डायमेंशनल जो व्यवस्था होती है उसको हम उस अणु का विन्यास कहते हैं। तो रसायन विज्ञान में विन्यास का बहुत ही बड़ा महत्व है, और इस विन्यास से आधार पर हम अणुओं की जो कायरलिटी है उसके बारे में व्याख्या करते हैं। तो चलते हैं, समझते हैं। आप ये ध्यान से देखो कि ये एक व्यवस्था है जिसमें क्लोरीन जो होता है ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है। ये आप लोग को सबको पता है कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। तो हाइड्रोक्साइड आयन के पास पॉसिबिलिटीज़ ये है कि अगर वो सामने से आता है, क्लोरीन के सामने से आक्रमण करने इस कार्बन पे जस्ट बीच में, तो क्लोरीन क्या करेगा कि हाइड्रोक्साइड आयन को रिपेल कर देगा, भगा देगा। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन का समूह है और हाइड्रोक्साइड का जो इलेक्ट्रॉन का जो समूह है दोनों आपस में रिपल्सन करेंगे। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन का जो फ्रंट साइड अटैक है, जिधर क्लोरीन है उस दिशा से आक्रमण करना पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन फ्रंट से अटैक करे, आगे से अटैक करने का मतलब क्या होता है कि क्लोरीन जिस डायरेक्शन में लगा है उसके ठीक अपोजिट 180 डिग्री बैक एंगल में वो आक्रमण करेगा, जिससे कि रिपल्सन न हो, बचे। तो उससे आप क्या देख रहे होंगे कि एक स्थिति आपको बीच में दिखाई दे रही होगी कि हाइड्रोक्साइड आयन बॉन्ड बनाने जा रहा है। ये डॉटेड लाइन आपको परमानेंट बॉन्ड नहीं बताता है, ये डॉटेड लाइन बता रहा है कि ये बॉन्ड बनने जा रहा है। और ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो कार्बन क्लोरीन, ये भी डॉटेड है, ये बॉन्ड उसी समय ब्रेक हो रहा है। तो ये एक सिचुएशन है, एक काल्पनिक परिदृश्य है कि जिसमें तीनों हाइड्रोजन आप देखो ये प्लेन में हो जाते हैं, और ये दोनों जो OH ग्रुप है जो आने वाला है आक्रमणकारी, और जो अवशिष्ट समूह है जो Cl है, वो दोनों ऐसी सिचुएशन में हो जाते हैं कि न तो ये बॉन्ड पूरी तरह से बना रहता है और न ही ये बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक होता है। तो ये एक काल्पनिक परिदृश्य है, और इस अवस्था में कार्बन जो होता है वो पेंटावैलेंट मतलब 5 बॉन्ड बनाए हुए शो होता है।
तो इस अवस्था को हम संक्रमण अवस्था का नाम देते हैं, ठीक है। और अभी मैं फिर से इस बात को कह रहा हूँ कि संक्रमण अवस्था एक काल्पनिक परिदृश्य होता है और इस अवस्था को आप किसी यौगिक की भांति ट्रीट नहीं करेंगे, किसी मध्यवर्ती के भांति ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हम बीच में रोक के अभिक्रिया से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कह सकते हैं कि स्टेज है जिसको पहुंचना होता है यदि हाइड्रोक्साइड आयन को जुड़ना है SN2 रिएक्शन से, तो वो क्लोरीन को उसी दर से क्लोरीन भी बाहर निकलता है जिस दर से हाइड्रोक्साइड जुड़ता है। और बाद में देखेंगे आप कि हाइड्रोक्साइड आयन ने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और ये जो पूरी व्यवस्था आप देखिए ध्यान से, ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप देखो विन्यास, और यहाँ का जो विन्यास देखोगे तो आपको ये लगेगा कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब इनके विन्यास में परिवर्तन हो जाता है, दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। और ये विन्यास में जो परिवर्तन है इसको आप ऐसे समझेंगे कि जैसे एक तेज़ हवा का झोंका आता है और आप छाता लेके जब आप चलते हैं, और ये हवा का झोंका आप हाइड्रोक्साइड आयन को समझो, नाभिक रागी को, और जब ये हिट करता है इस कार्बन को जिसको हम इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कहते हैं, तो वो जैसे हवा में छाता उलट जाता है उसी तरह से देखो यहाँ छाता उलट गया। जो यच जिस दिशा में आप यहाँ देख रहे हैं वो यहाँ नहीं है। रिएक्टेंट में जो अभिकारक में ये यच आप इधर देख रहे हो वो यच इधर आ गया। उसी तरह आप देखो ये यच इधर है और ये यच इधर आ गया। तो आप इस घटना को रसायन विज्ञान में SN2 अभिक्रिया में इन्वर्जन इन कन्फ्यूगरेशन का नाम दिया गया है, इन्वर्जन इन कन्फ्यूगरेशन। तो आप ये समझ रहे होंगे, इस चित्र से भी आप समझ सकते हैं कि इन्वर्जन जो होता है इसको हिंदी में हम कहते हैं विन्यास का प्रतीपन कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि SN2 अभिक्रिया में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, 2 होता है। इसमें दोनों अणु इन्वॉल्व हैं। अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने के लिए दोनों अणु का मतलब कि आप इसमें अभिकारक को भी लेंगे और अभिकर्मक की सांद्रता दोनों को लेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि यह एक पद का अभिक्रिया है, सिर्फ एक पद का, ठीक है ना। इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है, बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ठीक है। आगे आप इसको अब अच्छे समझ पाएंगे, विन्यास को थोड़ा सा हम लोग अच्छे समझते हैं। ये आप देखो कि ये एक हैलाइड है जिसमें 2 हैलोजन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हाइड्रोजन इस कॉपी के पीछे है, क्लोरीन कॉपी से आगे है। जब इन दोनों को इनके बीच एक दर्पण रख दिया जाता है, एक दर्पण रखते हैं, तो दर्पण में इस तरह का प्रतिबिंब दिखाई देता है कि Cl उसके सामने आ जाएगा, Br उसके सामने आ जाएगा, H जैसे पीछे है तो वो पीछे प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ पर आप ये समझेंगे सिर्फ कि जो हमने इन्वर्जन इन कन्फ्यूगरेशन की बात किया, प्रतीपन की बात की, तो प्रतीपन का मतलब यही होता है कि एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये समझने का प्रयास हम लोग करेंगे कि क्या सभी प्रकार के जो एल्काइल हैलाइड है, जैसा मैंने पिछले क्लास में आपको बताया कि प्राइमरी हैलाइड भी होते हैं, सेकेंडरी हैलाइड भी होते हैं और टर्सरी हैलाइड भी होते हैं। तो प्राइमरी हैलाइड का कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है, ठीक है, क्या वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, उसको हम प्राइमरी कहते हैं। आप देखो ये वाला जो है प्राइमरी है, इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से उससे मेथिल समूह लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, क्या सभी प्रकार के हैलो एल्केन की अभिक्रियाशीलता SN2 में एक ही प्रकार की होती है? तो इसका आंसर नो है। इसको समझने के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि जब न्यूक्लियोफाइल आता है बैक साइड से, तो उसको एक छोटे छोटे क्राउड, छोटे छोटे परमाणुओं का जो परमाणु या परमाणुओं का समूह मिलता है। पहले केस में आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, हाइड्रोजन एक बहुत छोटा परमाणु होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वाला, तो ये उतना क्राउड नहीं बना पाता है, या हम कहें कि वो इतना रिपल्शन न्यूक्लियोफाइल को नहीं देता है। इसलिए आप देखो कि ये आराम से अटैक करता है, 30 इसकी रेशियो दी गई है। जबकि आप देखो एक मेथिल ग्रुप अगर लग गया तो वो कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट देगा आपको, और ये इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट NU को आने के में डिस्टर्ब करता है आक्रमण करने के लिए इस कार्बन पे,
ठीक है। तो इस केस में आप देखोगे कि जो ये 30 के अनुपात में जो आक्रमण कर रहा था, अब यहाँ 1 के अनुपात में हो गया। अगर वही आप तीसरे एग्जाम्पल में देखो कि जिसमें हैलोजन के साथ 2 मेथिल ग्रुप लग गए, मतलब ये सेकेंड डिग्री जो हैलो एल्केन है, जहाँ पर 2 मेथिल लग गए हैं, वहाँ क्राउड ज़्यादा बढ़ गया। तो क्राउड ज़्यादा बढ़ने से NU को आक्रमण करने में ज़्यादा दिक्कत होगी, जिससे अभिक्रिया का दर कम हो जाएगा। तो उस केस में आप देखो इसमें 0.02 हो जाता है। और लास्ट में आप ये देख सकते हो कि जब 3 मेथिल समूह लगते हैं तो न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण करना इस कार्बन पर बंद हो जाता है या अभिक्रिया नहीं होती है, जिसे आप अनुपात में आप 0 यहाँ दिखाया गया है कि मतलब कि अगर 3rd डिग्री एल्काइल हैलाइड अगर हम यूज़ करते हैं तो नाभिक रागी का आक्रमण SN2 तरीके से नहीं हो पाता है। तो आपने क्या समझा कि सबसे अधिक क्रियाशील वही होगा जो हैलो एल्केन स्टीरिक हिंड्रेंस या क्राउड नहीं रखा है, ठीक है। तो उस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक जो होगा वो हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन कंपेरिजन टू टर्शियरी हैलाइड। तो आप समझ गए होंगे कि SN2 अभिक्रिया कराने के लिए हम लोग सर्वप्रथम प्राइमरी हैलाइड को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट छोटा सा होता है, जितना भीड़ कम होगा उतना SN2 रिएक्शन फास्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन के लिए। SN1 रिएक्शन जैसा इसका नाम है एका अणुक या एकाण्विक, जैसा आपको मैंने SN2 में बताया कि अभिक्रिया की जो दर होगी, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक लोगों पर निर्भर करेगी और वो अभिकारक की सांद्रता होगी केवल। तो अभिकारक की सांद्रता पर यदि प्रतिस्थापन अभिक्रिया का दर निर्भर करता है तो उसे हम एका अणुक या एकाण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी तक हमने ऊपर बात किया कि तृतीयक जो हैलो एल्केन है, 3rd डिग्री हैलो एल्केन, वो SN2 रिएक्शन नहीं देता है। तो आप लोग के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि फिर वो उसकी रिएक्शन कैसे होंगे। तो वहाँ आप देखो कि वो उस समय फिर जो तरीका होता है, जो मोड ऑफ रिएक्शन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो 3rd डिग्री किस में जाएगा, SN1 रिएक्शन देने लगता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब आप कुछ समझ रहे होंगे कि बैक साइड अटैक जब 3rd डिग्री में नहीं होता है तो अब हाइड्रोक्साइड आयन कैसे करता है। तो देखो इसको मैकेनिज्म से आप उसको समझो। ये आप लोग 3rd डिग्री ले लिए, जिसमें देखो कार्बन जो होता है 3 मेथिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बैक डायरेक्शन में और फ्रंट डायरेक्शन में दोनों में अटैक नहीं होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, रास्ता बनाने होंगे। रास्ते बनाने के लिए क्या करना होगा, ये जो आप देखो कि Br जो होता है ये आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। वहाँ जो आप सेशन 1 में जो आप विलायक का इस्तेमाल करेंगे ये ध्रुवी विलायक होता है, जिसमें Br जो होता है इस 3 मेथिल ग्रुप के हेल्प से, जो कि +I इफ़ेक्ट लगाता है, वो Br को आयोनाइज करा देता है। जिससे क्या बनता है वो आप देख सकते हो, इससे कार्बोकैटायन बनेगा। अगर आप C और Br के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हो तो ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, तो ब्रोमीन पर माइनस चार्ज हो जाएगा और कार्बन पे प्लस चार्ज हो जाता है। तो इस फिगर में आप इजीली समझ रहे होंगे कि देखो ये कार्बोकैटायन का फार्मेशन, वो भी कौन सी डिग्री का भाई, जिस कार्बन पे प्लस है उससे 3 मेथिल है, 3rd डिग्री कार्बोकैटायन बना और हैलाइड बाहर आ गया। इससे क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे कि ये जो 3rd डिग्री कार्बोकैटायन है, इसमें जो कार्बन आप बीच में देखो ये 3 बॉन्ड बनाया, और आपको पता है कि 3 कार्बन अगर बॉन्ड बनाता है तो sp2 संकरण होता है। मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले कार्बन sp2 संकरण में आते हैं, और sp2 संकरण वाले क्या हो जाते हैं भाई, प्लेनर समतलीय स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसा आप ये फिगर देख रहे हो बुक में, ये मान लो कि ये सभी मेथिल कॉपी पर हैं, ठीक है। तो कॉपी पे होंगे तो कॉपी के ऊपर और कॉपी के पीछे दोनों तरफ से हाइड्रोक्साइड आयन का आक्रमण पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो दूसरे स्टेप में आप देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको ये प्लेनर ज्योमेट्री दिखाई दे रही है, प्लेन है, तो प्लेन के ऊपर से और प्लेन के पीछे से दोनों साइड से अटैक हो सकता है। तो 50% चांसेस दोनों साइड से होते हैं, ठीक है ना। तो जब हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा, आप कार्बोकैटायन पर फ्रंट से भी और बैक से भी, या हम इसको ऊपर से बोल सकते हैं या नीचे से भी
अटैक कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री बात करें इसमें, ठीक है, यदि हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में बात करते हैं तो 2 प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो आप देखो आगे इस बात पे चर्चा होगी कि वह कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो हम अभी चर्चा करेंगे आगे क्लास में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो किस प्रकार के जो हैलो एल्केन हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। और ये जो कार्बोकैटायन आप देख रहे हो ये बन रहा है, ये कैसे बनता है या बनने के बाद ये कैसे टिकता है, क्योंकि आप ये समझ रहे हो कि इसमें डबल जो एरो आप देख रहे हो ये बता रहा है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि इस व्यवस्था में कार्बोकैटायन को यहाँ पर ऐसा कोई कार्बोकैटायन बने जो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मतलब स्थायी। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर पहला चरण हुआ तभी दूसरा चरण होता है, और पहला चरण हो रहा है और उसमें ऐसा कार्बोकैटायन बन रहा है जो स्टेबल है, तो नो डाउट वो SN1 रिएक्शन की तरफ जाएगा, क्योंकि पहला स्टेप होने के बाद ही दूसरा स्टेप होता है जो कि फास्ट स्टेप होता है, तेज होता है, ठीक है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि अब इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि कार्बोकैटायन जो बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 3rd डिग्री हैलो एल्केन में 3rd डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है, और 2nd डिग्री हैलो एल्केन में 2nd डिग्री कार्बोकैटायन। तो आप ऑर्डर ईजिली समझ गए होंगे कि 3rd डिग्री जो होगा वो एल्काइल हैलाइड सबसे तीव्रता से SN1 रिएक्शन देंगे। तो आप ये सिंपल है समझना कि ये ऑर्डर जो SN2 रिएक्शन का हो उसका रिवर्स हो जाता है। तो SN2 के लिए देखो, ये अगर ये ऑर्डर आप पढ़े होंगे कि ये 1st डिग्री जो हैलाइड है वो अगर फास्ट देता है तो SN1 के लिए 3rd डिग्री जो एल्काइल हैलाइड है वो सबसे तेज होता है, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में हम जो मेन बातें हमने कहा कि 1 का मतलब होगा कि अभिक्रिया का जो दर होगा वो केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। दूसरा, ये कितने स्टेप का हो गया, ये 2 स्टेप के होते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, देख सकते हो आप लोग, इसमें हमने अभी आपको जस्ट बताया है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनते हैं और दूसरे स्टेप में नाभिक रागी का आक्रमण होता है, ठीक है। तो बेसिक जो डिफरेंस हमने SN1 SN2 में आपको अभी बेसिक बताया, लेकिन SN1 का जो रिएक्टिविटी है, SN1 रिएक्शन होने की जो रेट है वो सीधा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो कुछ ऐसे कार्बोकैटायन आपको NCERT ने दिखा है, आपको भी इसको समझना होगा कि ये हमेशा SN1 रिएक्शन देंगे। देखो ये एलिल कार्बोकैटायन है। अब ये क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसमें अनुनाद है। ये आप देख सकते हो, ये प्लस जो होता है कार्बन का, ये प्लस जो होता है वो डीलोकलाइज करता है। इसी तरह बेंजाइलिक ये कार्बोकैटायन है जिसमें रेजोनेंस के कारण इसमें संरचनाएं बनती हैं और ये अनुनाद से स्टेबल है। तो ये दोनों 100% SN1 ही रिएक्शन की तरफ जाते हैं, और अगर इनके हैलाइड अगर मिलते हैं तो ये SN1 रिएक्शन जाएंगे, ठीक है। और यदि आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड में बात करते हैं, मतलब RI, RBr, RCl और RF में, तो आप सीधा आप बात कर सकते हैं कि उसमें RI की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि RI में जो कार्बन आयोडीन बॉन्ड है वो बड़ा होता है, और बड़े बॉन्ड क्या होते हैं, कमज़ोर होता है। तो बॉन्ड की जो वीकनेस होती है वही किसी भी अभिकारक की क्रियाशीलता निर्धारित करती है, ठीक है। आगे कुछ प्रश्न हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये आप प्रश्न देखो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये पहला जो प्रश्न दिया हुआ है कि पूछा गया है कि निम्न उदाहरण में कौन सा SN2 अधिक देगा। तो अभी मैंने आपको बताया, आप सिर्फ और सिर्फ पहचानो कि क्या कोई प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है इसमें, इन दोनों में। तो आप देखो ये Cl, आप देखोगे ध्यान से, ये जिस कार्बन से लगा है ये 2nd डिग्री है, तो ये तो नहीं देने वाला है तेज। और ये Cl जिस कार्बन से लगा है उससे सिर्फ एक कार्बन लगा है, तो ये आप कह सकते हो एक्टिव है, ठीक है। तो ये हल है। तो प्राइमरी जो होगा वो SN2 रिएक्शन फास्ट देता है, ठीक है ना। और सेकंड क्वेश्चन में आप सिंपल समझ सकते हो, आयोडीन का बॉन्ड बड़ा होता है, ये कमज़ोर होता है, तो इसलिए जल्दी टूटेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जबकि दोनों प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है।